This is the third class for climatology, and 3 more classes will be there, and your this major portion of climatology will be over. Not more than 3. At max, 1 more you can add, but I'll finish in 3 more classes because not much is left. After today's class, what will be left will be your cyclones, jet streams, air masses, and climatic regions. That's all. And just information about the nature of clouds. So let's start today's class. So first thing first, just a small revision of what you have done in the previous class. So basically, we were talking about this very small layer. This is a picture taken by NASA, and I have used it. So if this is the Earth and the sun is just coming, so this very thin layer is your atmosphere. So this is such a thin layer of atmosphere in about which we are talking. एंड ये ब्लू जो दिख रहा है वो स्कैटरिंग, जो ब्लू लाइट की जो स्कैटरिंग होती है, जो आपको विजिबल लाइट्स होती हैं, वो 400 से 700 वाली होती है, यानी वे विग्योर के बीच वाले कलर ही आप अपनी आंखों से देख सकते हो। अब ये सनलाइट में जो कल मैंने बताया था स्पेक्ट्रम में, उसके सभी तरह की एक्सरेज भी होती हैं, यूवीज भी होती हैं, ये आपकी विजुअल भी होती हैं, आईआर भी होती हैं, देन माइक्रोवेव्स भी होती हैं, आपकी रेडियो वेव्स भी होती हैं। तो एक्सरे हो गया आपका, यूवी हो गया आपका, विजिबल हो गया, एंड दिस इज आईआर, दिस इज माइक्रो, दिस इज रेडियो। तो ये वाला पोर्शन ही आप देखते हो, you see this portion. In this you divide it into Vivigor 7 major color: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. सो ब्लू जो होता है उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके पार्टिकल्स के द्वारा, गैसेस के द्वारा। दैट्स व्हाई दिस लेयर लुक्स ब्लू। तो आपको स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है, अदरवाइज नो रीजन यू शुड सी अ ब्लू स्काई। एनीवे, ये तो बचपन में सबने पढ़े हैं स्कूल में, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू. So this very small layer we are talking about. So whenever you talk about the atmosphere, this very small layer of gases, and this is held ये अर्थ से क्यों, अर्थ के अराउंड क्यों लगी हुई है, क्यों ये स्केप करके नहीं चली जाती, क्योंकि these gases are being pulled by the gravitational force. तो जो ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है, उसने इन मासेस को पुल कर रखा है अपनी तरफ. So it is because of the gravity of earth these gases hang on around the earth. और इसका डेंसिटी, टेम्परेचर, इनका डेंसिटी किस तरीके से वेरी करता है वो बता दिया था. अब इसको, इस छोटी सी लेयर को जब डिटेल में जाके आप देखते हो, देन यू से कि ये आपका अर्थ हो गया. अर्थ से जो फर्स्ट लेयर जो दिखती है उसको बोलते हो आप ट्रोपोस्फियर, एंड सेकंड लेयर को आपने बोला स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये सब टेम्परेचर के क्लासिफिकेशन है, इसलिए आपका आइनोस्फीयर इसमें नहीं मैंने बताया, क्योंकि आइनोस्फीयर यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है. आइनोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम हियर टू हियर. तो ये वाली जो लेयर है, ये वाला स्पेस का रीजन है, तो दैट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 60 किलोमीटर टू अबाउट 600-700 किलोमीटर. सो दिस पार्ट इज एक्चुअली आयनाइज्ड. ये प्लाज्मिक स्टेट में है, तो कल बताया था डिटेल में. प्लाज्मिक स्टेट क्या होती है? आयनाइज. तो गैसेस हैं, आयनाइज फॉर्म में है. ऑफ कोर्स गैस बहुत कम है, ठीक है. तो ये टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन है. यहाँ पर टेम्परेचर आपका कम होता जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, फिर ये कम होता है. तो मीजोस्फीयर वाली जो लेयर है, ये कोल्डेस्ट लेयर है आपकी, कोल्डेस्ट लेयर. इसमें सबसे कम टेम्परेचर रहेगा. तो बेसिकली देखिए, इन लेयर्स को जब आप देखोगे तो जो आपका ट्रोपोस्फीयर है, ये मान लीजिए अर्थ है, और ये आपका, ये अर्थ हो गया, ये आपका ये ट्रोपोस्फीयर वाला लेयर हो गया. तो ये बीच वाला पोर्शन ट्रोपोस्फीयर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्थ से हीटिंग हो रही है गैसेस की. तो हीटिंग से क्या होगा? द गैस विल हीट इट अप एंड दे विल मूव अप. तो बेसिकली हीटिंग होगी, मूविंग होगी, ऊपर जाके कूल होंगी, देन दे विल कम डाउन. तो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, मिक्सिंग इज गोइंग ऑन. यहाँ हीटिंग कूलिंग. लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है? आपका क्या हो रहा है? वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जो हाई टेम्परेचर वाली गैसेस हैं वो ऊपर हैं, लो टेम्परेचर वाली नीचे है. तो टेम्परेचर अगर हायर होगा तो गैस हो जाती है लाइट, दे मूव अप. हाई टेम्परेचर अगर गैसेस का होगा तो दे मूव अप. लेकिन अगर ऐसा हो कि नीचे टेम्परेचर लो और ऊपर में हाई, तो ये स्टेबल लेयर होगी.
तो you get first stable layer in this stratosphere. तो स्ट्रेटोस्फीयर में स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि ये जो ओजोन होती है, ओजोन एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। एलोट्रॉप, ऑक्सीजन कई फॉर्म में मिलता है, एक O2 के फॉर्म में, एक O3 के फॉर्म में। तो O2 एंड O3 ये क्या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन है, नेचर में इन दो फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो आइसोटॉपिक अलग वर्ड होता है। अगर मैं ये बोलता ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 तो उसके न्यूक्लियस में अलग था, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग है। तो ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 दैट मींस उसके अंदर, इसके अंदर 16 प्रोटॉन थे, इसके अंदर 18 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो जब आप रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करोगे तो हम आइसोटॉप्स की बात करते हो। जब किसी की एज डिटरमिन करनी है, जियोलॉजिकल एज, चाहे रॉक डेटिंग करो या कार्बन डेटिंग करते हैं, तो देन यू यूज आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स बेसिकली न्यूक्लियस में चेंज है, लेकिन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स उसके फॉर्म्स में चेंज है। तो ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। यूवी लाइट को ये एक्सेप्ट करता है, ये ब्रेक हो जाता है O2 एंड O में, प्लस हीट निकलती है। बिकॉज ऑफ दिस हीट ये स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर जो है हीट अप हो गई। तो क्योंकि हीटिंग ऊपर से हो रही है भाई, सन से रेज ऊपर से आ रही हैं, तो जब हीटिंग ऊपर से होगी तो ऊपर में ज्यादा टेम्परेचर होगा, नीचे में धीरे धीरे कम। और जो हाई टेम्परेचर पे गैसेस लाइट होती हैं, लो टेम्परेचर पे हैवी होती हैं। तो हैवी गैसेस नीचे हैं और ऊपर की गैसेस जो है लाइट होती गई हैं। तो ये तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन की आपकी ये जो गैसेस हैं ऊपर में लाइट रहे और नीचे में हैवी रहे, तो ये स्टेबल लेयर हो गई आपकी। तो यू गेट फर्स्ट स्टेबल लेयर इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ और यहाँ पे ये क्या था, क्योंकि नीचे वाली बहुत ज्यादा हॉट थी, ये ऊपर उठती हैं, एनर्जी लूज करती हैं, दे कम डाउन। सो दिस टाइप ऑफ टर्बुलेंस बिकॉज ऑफ द हीटिंग। तो यहाँ पे टेम्परेचर का एकदम अलग हिसाब हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। तो एकदम इन्वर्ट रोल हो गया, ठीक है। इन्वर्जन का प्रोसेस जो होता है वो भी यही होता है, जहां आप एक्सपेक्ट करते हो टेम्परेचर यूजुअली आपका डिक्रीज होता है, अगर वहां इंक्रीज होने लग जाए तो हम उसे इन्वर्जन बोलते हैं। और टेम्परेचर इन्वर्जन डिटेल आगे की क्लास में पढ़ लेंगे, अगर इसमें भी पढ़ना है तो यू कैन रीड इट नाउ आल्सो। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ से हीट होता है, कभी बहुत ज्यादा फॉग वगैरह हो जाता है, तो ऊपर में हाई टेम्परेचर हो जाता है, नीचे में लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मीन्स हैवी एयर और हाई टेम्परेचर मीन्स लाइट एयर। तो लाइट ऊपर में हैवी नीचे, तो ना हैवी वाली ऊपर जाएगी, लाइट वाली नीचे नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर आपके जो पॉल्यूटेंट वगैरह होते हैं वो नीचे ही हैंग करते रहते हैं, तो वो डेंजरस हो जाता है। बाकी वैलीज वगैरह में और फ्रंट वगैरह में ये इन्वर्जन आता है, तो आई विल टेक दिस इशू इवन एट द एंड। टेम्परेचर इन्वर्जन किस तरीके से इफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, छोटा सा चीज है। तो बेसिकली यू कैन सी दैट इस लेयर के अंदर तो टेम्परेचर हीटिंग की वजह से मिक्सिंग हो रही, हीटिंग वाज कॉजिंग मिक्सिंग। बट यहाँ पे स्टेबल हो गई क्योंकि ऊपर में ज्यादा लाइट और मोर हीटेड एयर है, और नीचे में आपका ओजोन है, और नीचे में आपका हैवी है एंड टेम्परेचर उसका कम है। तो कोल्ड लेयर, हैवी लेयर नीचे और लाइट लेयर और हॉट लेयर ऊपर में, तो ये स्टेबल लेयर होगी। तो ये आ गई आपकी ये लेयर होगी स्ट्रेटोस्फेयर की। देन यू हैव मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में फर्दर कूलिंग होती है, दैट मींस दिस इज द कूलेस्ट लेयर। एवरी टेम्परेचर इसका हम ये बोलते हैं -85 के आसपास होता है, तो दिस इज द कूलेस्ट लेयर। इसी में आके आपके मीटियोर्स वगैरह बर्न होते हैं, और इसकी ज्यादा स्टडी की नहीं जा सकती क्योंकि एयर बहुत थिन हो गई यहाँ पे। और अबव दिस मीजोस्फेरिक लेयर और इसके अपर पोर्शन से लेकर ये थर्मोस्फेयर वाली लेयर होती है। इसी थर्मोस्फेयर वाली लेयर में अबाउट 100 किलोमीटर के ऊपर की डिस्टेंस पे पोल्स के पास में आपको अरोरल लाइट दिखती है, पोल्स के पास में। तो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स से बताया था कि अरोरल लाइट्स जो है बिकॉज ऑफ द सन से जो आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर ब्रॉट नियर द पोल्स, एंड वहां पे वो एयर को हीट अप करते हैं, उसकी वजह से ये दे ब्राइटली शाइन एंड दे आर सीन इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट्स। तो अरोरल लाइट्स बोलते हैं। अरोरल ऑस्ट्रेलिस साउथ में बोलेंगे, अरोरल बोरियलिस नॉर्थ में बोलेंगे। और उससे ऊपर वाली एक्सोस्फीयर की लेयर जो है, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बोले कि ये स्पेस ही है, यहाँ पे कुछ है नहीं। और थर्मोस्फीयर में हीटिंग जरूर होती है, लेकिन इस हीटिंग को आप फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फील कब करते हो टेम्परेचर को, व्हेन आई से दैट कि आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना है या एयर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। बेसिकली जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम बताते हैं कि टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है, तो वो क्या होता है कि आप
when you are standing in this atmosphere, the gas, so many millions of particles are touching your body, and these particles touch your body through conduction they transfer this heat, so you feel the temperature. So temperature is basically, वैक्यूम में कोई टेम्परेचर नहीं होगा, कोई गैस नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं। और ऊपर जब जाते हैं थर्मोस्फेयर वाली लेयर में, चाहे टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन यू विल नेवर फील दैट टेम्परेचर बिकॉज द गैसेस आर वेरी वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, नॉट इवन 1% गैसेस आर देयर। सो 1 किलोमीटर के बाद दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। So that kind of मतलब रेयर एटमॉस्फेयर इज देयर, रेयरिफिकेशन, रेरिफाइड, तो वो टेम्परेचर आपको फील नहीं होगा, तो इसलिए नॉट टू वरी अबाउट दैट। एंड तो इस लेयर के बारे में। और दूसरा ये एक और छोटी सी बात थी कि जैसे ही ये टेम्परेचर है यहाँ से मूव करते हैं, तो वी कॉल इट कि ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रोपोपॉज, तो ये लेयर जो है बोला जाएगा कि भाई आपके बीच की ये ट्रोपोपॉज बोला जाएगा। यहाँ से आप शिफ्ट करके स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर को स्ट्रेटोपॉज इसका बाउंड्री मार्क करता है। फिर आप मूव कर गए मीजो में, मीजो की बाउंड्री कौन मार्क करेगा? मीजोपॉज। तो फिर आप थर्मो में एंटर करेंगे, थर्मो के बाद आप एक्सो में एंटर करेंगे, ठीक है। एनीवे ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बस यही, तो आप देख सकते हैं कि एक्सोस्फीयर इतना रेरिफाइड है, बहुत ही ज्यादा रेरिफाइड है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक आउटर स्पेस। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई 10,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को हम एक्सोस्फीयर बोल देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट तो बिलीव करते हैं कि बस आपका एटमॉस्फेयर जो है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के 100 किलोमीटर पे ही खत्म हो जाता है। 100 किलोमीटर को वो बोल देते हैं कि ये करमान लाइन है, और बोल देते हैं कि ये लाइन जो है एटमॉस्फेयर का वो डिटरमिनिंग लाइन है। तो इसके बाद वैसे भी एक्चुअली मैंने जब बताया था कि आपको जो एटमॉस्फेयर होता है 5.6% के विद इन 50% ऑफ द गैसेस आर देयर, एंड विद इन 16 किलोमीटर 90% ऑफ द गैसेस, एंड 31 किलोमीटर में 99% गैसेस उसके नीचे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि 100 किलोमीटर के ऊपर बचेगा ही क्या। तो वर्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज नॉट देयर, बट स्टिल मेनी पीपल बिलीव दैट कि नहीं, एक्सोस्फीयर हम इसे मानेंगे, क्योंकि जो गैसेस हैं दे बिलोंग टू समथिंग व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्थ, तो इसलिए इसे आउटर स्फीयर नहीं मानेंगे। तो देन द सेकंड लेयर जो है, अब आपको कई बार डाउट होगा कि ये जो थर्मोस्फीयर है इसका लिमिट लिखा रहेगा थर्मोस्फीयर का, कि आपका थर्मोस्फीयर विल एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू thermosphere will extend from 80 kilometer to 500 to 1000 किलोमीटर। अब ये कोई बात हुई? 500 to 1000 क्या कोई छोटी मोटी चीज है? तो कोई लिख देगा 500 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, तो वो इसलिए होता है, आई विल एक्सप्लेन, कि जो सन से रेज जो आती हैं, तो सन से जो एमिशन होता है दैट कंप्रेसेस एंड एक्सपेंड्स योर एटमॉस्फेयर। तो इस लेयर का जो है जो एरिया है दैट कीप ऑन चेंजिंग, ये कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ऑरोरल लाइट यू सी हियर ओनली, और 100 किलोमीटर की जो लाइन है यूजुअली उसको बोलते हैं कर्मन लाइन, एंड दिस कर्मन लाइन इज बेसिकली मेनी पीपल बिलीव दैट कि यहीं पे एटमॉस्फेयर आपका खत्म हो जाता है। और ठीक है, ऑरोरल्स आर सीन एट दिस जोन ओनली, एंड दे आर नदर्न हेमिस्फीयर में उनको क्या बोलते हैं? ऑरोरल ऑस्ट्रियलिस, एंड सदर्न में क्या बोलते, सॉरी सदर्न में ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, नदर्न में ऑरोरल बोरियलिस। बोरियल टाइप का क्लाइमेट होता है वहाँ पे, बोरियल फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो बोरियलिस नाम रख दिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नीचे तो ऑस्ट्रेलिस नाम हो गया। So these are the basic things. I'm just repeating it for you, your sake. और ये 50 से 80 किलोमीटर की जो 50 से 80 किलोमीटर की थिकनेस की ये जो लेयर है, ये मेसोस्फीयर है, आपकी कोल्डेस्ट लेयर। You see meteors over here only. Then stratosphere we talked about ozone layer in depth, so कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तो ओजोन में, विटामिन डी में, यूटिलिटी में, और टेम्परेचर क्यों बढ़ता है इसका, ठीक है। और ये कौन सी यूवी रेज को रोकती है, यूवी बी एंड यूवी सी। ए से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यूवी बी रेज के बारे में भी डिस्कस्ड।
है, ये तो कल रिपीट तो नहीं करूंगा मैं। एंड दिस ट्रोपोस्फेयर वाली जो लेयर है दैट इज यूज फॉर, इसी का डिस्कशन होगा जब क्लाउड्स के बारे में बात आएगी। अभी देखेंगे कि आपको अभी तो बताया कि भाई गैस एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर डालता है, लेकिन दिस प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म। एटमॉस्फेयर हीटिंग कर रहा है अर्थ की, दिस हीटिंग इज आल्सो नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू हीटिंग, बट दिस हीटिंग इज आल्सो नॉट यूनिफॉर्म। तो ये जो लेयर है आपकी, ये जो आपका 8 to 12 किलोमीटर का 10 to 12 किलोमीटर का 10 to 13 किलोमीटर का जो लेयर है, वो कमर्शियल फ्लाइट्स उसे यूज करती हैं। जेट्स थोड़ा सा ऊपर जो सुपरसोनिक जो होते हैं, जो वो थोड़ा ऊपर चलते हैं, अदरवाइज आपकी कमर्शियल फ्लाइट इसी रेंज में चलती हैं। ठीक है, एयर स्पेस का यही वाला पोर्शन जो है यूज होता है आपके फ्लाइट्स के द्वारा। अच्छा, फिर इनकी जो बाउंड्री होती है, जैसे ट्रोपोपॉज बोला, तो ये भी आपकी दिस कीप ऑन चेंजिंग विद सीजन आल्सो। समर्स में बहुत ज्यादा हीटिंग होगी, और जब सन जो है इक्वेटर पे होगा तो ये जो है इक्वेटर वाला रीजन इसका और भी बढ़ जाएगा, और विंटर्स में ये कम हो जाएगा। तो इट कीप ऑन चेंजिंग, एंड जो पोलर रीजन है विंटर में और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो पोल्स पे ये जो हाइट है आपकी ट्रोपोस्फेयर की, जैसे ट्रोपोपॉज मार्क करता है, स्ट्रेटोस्फेयर की स्ट्रेटोपॉज मार्क करेगा, मेसोस्फेयर की हाइट को मेसोपॉज मार्क करेगा। तो ये दे कीप ऑन चेंजिंग विद द टू थिंग्स, कि ये नीचे से हीटिंग हो रही है तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पर पड़ता है। एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फेयर की जो बाउंड्री है उस पर फर्क पड़ता है सन से आने वाली रेडिएशंस का, सन से आने वाली सोलर विंड्स का। ठीक है, तो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग विद सीजन्स आल्सो। विंटर समर में भी इसका जैसे सन का मूवमेंट होता है, we will come across all those things, but they keep on changing. तो let's talk about this, ये देखो सन से एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एंड सन से सोलर विंड्स आर कमिंग। और सोलर विंड व्हेन दे आर रीचिंग टुवर्ड्स अर्थ, तो अर्थ का ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से, मैग्नेटोस्फीयर जिसके बोलते हो आप, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। they compress it, so they inject so many charged particles, so उसकी वजह से आपकी ये जो एक्सोस्फीयर वाली जो लेयर है एंड थर्मोस्फीयर वाली जो लेयर है, बेसिकली इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसलिए उसका जो 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक का उसका जो वेरिएशन बताया, तो वो इस वजह से। और सन के ऊपर क्या होता है, 11 साल की इसकी 11 ईयर्स की एक साइकिल होती है, उसे बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल। सन स्पॉट क्या होता है, जैसे आपके चेहरे पे स्पॉट लग जाता है, ऐसी सन की सरफेस पे भी कुछ स्पॉट लग जाते हैं। स्पॉट मींस लो टेम्परेचर, तभी तो काला होगा, नहीं तो रेड होगा। तो ब्राइट स्पॉट होते हैं और डार्क स्पॉट। तो सन स्पॉट साइकिल डार्क स्पॉट्स की साइकिल है। 11 साल की साइकिल में दे कीप ऑन डिमिनिशिंग, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो सन जो है कम जो है एनर्जी एमिट करेगा, और जब ज्यादा हो जाएंगे सन ज्यादा एनर्जी एमिट करता है। they are dangerous to our satellites also. Okay, so sunspot cycle के कारण एक्चुअली आपका थर्मोस्फेयर का जो रीजन है, एक्सोस्फीयर थर्मोस्फेयर की बाउंड्री है, दैट कीप्स ऑन शिफ्टिंग सो मच। और बाकी दिस मैग्नेटोस्फीयर इज सेविंग द अर्थ फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। ये है इस वजह से आपका एटमॉस्फेयर बचा हुआ है। मार्स के साथ दिक्कत हुई कि मार्स लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हो गया है, तो ये जो गैसेस तो इन्होंने इसको वाइप आउट कर दिया है। तो मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर का जस्ट 1% है आज की डेट में। तो वो बोलते हैं मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, तो बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है मार्स का। तो द रीजन बीइंग के मार्स हैज लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ एक रैंडमली रिवर्सिंग डायनामो की तरह काम करता है। अर्थ के अंदर एक सॉलिड इनर कोर है, लिक्विड आउटर कोर है। आउटर कोर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड दे आर मूविंग एट ग्रेट स्पीड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर से प्रोड्यूस हुआ है, एंड इसका जनरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम माइट बी कंट्रीब्यूटेड टू द सम इम्पैक्ट, लेकिन अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स बैक आउट ऑफ 4.6 बिलियन ईयर्स बैक अर्थ वाज फॉर्म। 4.6 बिलियन ईयर्स पे ये बना था, 3.8 पे ये कहते हैं कि इसमें मैग्नेटिज्म आया, so it has contributed definitely to the building of a new atmosphere, right? You can clearly say that now with confidence कि हाँ भाई
अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से अब इसका न्यू एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो है अब इसके एटमॉस्फेयर को ये सोलर विंड्स वाइप आउट नहीं कर सकते थे। ओके, सो ये है आपके जो डार्क स्पॉट्स बताए जा रहे हैं। देखो, तो ये डार्क स्पॉट्स की जो संख्या है सन की सरफेस पे, वो 11 साल में बढ़ती घटती रहती है। तो 11 ईयर्स की साइकिल है, तो सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं उसे, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जैसा अपने चेहरे पे स्पॉट होता है, वो मतलब कहने का ये सन स्पॉट पड़ गया, दैट मीन्स सब वहाँ पे लो एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी जोन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ से अब एनर्जी जो डार्क पड़ गए, दैट मीन्स सन इज एमिटिंग लेस एनर्जी। तो और कई बार क्या होगा, 11 साल में ये रिवर्सल होता है इसका, तब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करता है। तो इस वजह से आपकी जो लेयर्स का जो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। ओके, सो बेसिकली लेट्स कम टू टुडेज थिंग। ये सन से आपका रेडिएशन आ रहा है, यहाँ पे रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, व्हाट डू यू कॉल इट, इंसोलेशन। इंसोलेशन, ठीक है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो आता है, तो अर्थ का हमने टेम्परेचर आपको क्या बताया, मैंने आई टोल्ड यू दैट कि अर्थ का टेम्परेचर तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब अर्थ पर डायरेक्ट डेली लाइट आ रही है, तो कुछ कुछ अगर ये एब्जॉर्ब करता है, तो 15 डिग्री को धीरे धीरे से गर्म होकर दोबारा नहीं एकदम गर्म हो जाना चाहिए। और आपके इतने साल से कहानी चल रही है, 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए अर्थ को बने हुए, तब से ये कर रहा है। तो इसका टेम्परेचर अभी 15 क्यों बना रहता है, आखिर वाई इट इज एट कांस्टेंट, सो हाउ अर्थ मेंटेन्स इट्स हीट। तो अर्थ का हीट बजट देखते हैं। बजट का मतलब आपके खाते में कितना आया कितना गया। तो हीट बजट मतलब ऊष्मा कितनी अर्थ को मिली और कितनी अर्थ ने लूज की। तो अर्थ लूज भी करती है, तो जितना लेती है उतना देती है, किसी का कुछ नहीं रखती है। तो ऐसी लोग जो किसी का कुछ नहीं रखते हैं, वो बैलेंस में रहते हैं। और अगर जिनका हीट बैलेंस है, उनको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी अगर हीट गेन करते रहते तो ये ब्लैक बॉडी नहीं होते, बट दे गिव एवरीथिंग बैक, बोले नहीं चाहिए आप दो, ये उतना ही बाहर दे देंगे, तो ट्रांसफर कर देंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये नहीं, दे आर नॉट ओपन टू, इट्स लाइक दैट मैंने आपको नॉलेज दी, आपने किसी और को दी, तो आपने अपने पास नहीं रखी। तो ये, या फिर आपको कुछ मिला, तो आपने वो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किया। हीट का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। तो स्ट्राइव फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी इज नॉट अ बैड बॉडी। तो ब्लैक बॉडी ये फिजिक्स का टर्म है, ठीक है, डोंट मतलब थोड़ा सा दिल पे मत लेना, ठीक है। तो अब हीट बजट की बात हो रही है, तो उसमें हम देखेंगे कि सन से आने वाला रेडिएशन, मान लीजिए 100% को मैं 100 यूनिट बोलता हूँ, ठीक है। तो सन से आने वाला रेडिएशन है, हम कहते हैं कि हालांकि आपका एटमॉस्फेयर कुछ नहीं रोकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर डू स्टॉप समथिंग, और मेजॉरिटी ऑफ इट गोज डायरेक्टली टू द अर्थ, बट सम इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, some is reflected by the earth, and some is reflected by the outer space also। तो बस इन्हीं को अकाउंट करना है। फिर अर्थ ने जो लिया, तो अर्थ ने क्या किया उसका, अर्थ ने आपने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर को दिया। फिर एटमॉस्फेयर ने जो कुछ वहां से लिया था, कुछ यहाँ से लिया, उसका क्या किया, तो बोले कि भाई बाहर दे दिया, तो कहानी हो गई बैलेंस। अच्छा, जो रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलेंगे अल्बिडो। तो दीज थिंग्स मैं अब आपको बहुत सिंपलिस्टिक, देखिए मैं जितना सिंपल बता रहा हूँ, वो जो एनसीईआरटी में दिया है वो बता रहा हूँ आपको, जिससे जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बिकॉज इसको और भी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, काफी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। जो सिंपलेस्ट ऑफ द हीट बजट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हीट बजट या ऊष्मा बजट क्या है, ठीक है। तो हीट बजट ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे आपका सन, और सन एमिट करता है आपका 100 यूनिट, मान लेते हैं ये अर्थ को जा रहा है 100 यूनिट। तो अर्थ के पास में उसका एटमॉस्फेयर भी है, तो ये मैं अर्थ की सरफेस मान लेता हूँ, और
और इसको एटमॉस्फेयर को यहाँ एक गोले की तरह दिखा देते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ से जो 100 यूनिट अर्थ की तरफ चले थे उसमें से कुछ यूनिट अर्थ की जो लाइट, जो सन से जो लाइट आने वाली है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। दैट मीन्स यहाँ टकराएगी और बस टकरा कर बाहर चली गई। तो अर्थ को, एटमॉस्फेयर को मिली नहीं, स्कैटर्ड हो गई, और ना अर्थ को मिली, किसी को नहीं मिली, यहाँ से स्कैटर्ड हो गई है। एंड सम सरफेस, some light will be scattered by the अर्थ सरफेस आल्सो। तो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो यहाँ टकराई और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई लाइट। तो इसको, तो ये होती है 2 यूनिट और ये होती है 6 यूनिट। और जो आपका आउटर स्पेस होता है उससे भी जो है लाइट रिफ्लेक्ट होके आउटर स्पेस में ही रह जाती है। दैट इज योर 27 यूनिट। ओवरऑल कितना हो गया? 27 एंड 6 33 एंड 2 35 यूनिट। 35 यूनिट तो कोई कंट्रीब्यूट की नहीं हीटिंग में, तो बचा 65। अब 65 के साथ क्या सीन है? तो 65 में से मेजॉरिटी हम बोलते हैं अर्थ को ही जाती है, तो 51 यूनिट अर्थ को जाती है। और आपकी जो है बचा कितना? 65 में 50 में तो 14 यूनिट बचे। 14 यूनिट एटमॉस्फेयर के अंदर भी क्लाउड्स एंड ऑल एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ कुछ। ठीक है, ये सिंपलिस्टिक है बेसिकली। ठीक है, अब अर्थ क्या करता है? हमने बताया था कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो अर्थ से, जब अर्थ अब क्या करेगा, एक हीट सोर्स की तरह काम करता है और अर्थ में एटमॉस्फेयर को हीट करता है। तो अर्थ किसको हीट दे रहा है? इस एटमॉस्फेयर को। तो इस 51 यूनिट में से जो इसने रिसीव की 34 यूनिट ये इसको दे देता है और 17 यूनिट ये डायरेक्टली स्पेस में छोड़ देता है। और 34 यूनिट इसको यहाँ से मिल गई और 14 यूनिट यहाँ से मिल गई, तो ओवरऑल 48 ये स्पेस में दे देता है। तो 48 प्लस 17 हो गया 65 प्लस 35 हो गया 100 यूनिट। तो 100 यहाँ से गई और 100 वहां से निकल गई अर्थ से। सो दे आर अकाउंटेड फॉर। तो ये अर्थ का हीट बजट क्या हो गया? बैलेंस, यही हीट बजट है आपका। मतलब मैंने सिंपलिस्टिक फॉर्म से बनाया है। देखिए ये फोटो में भी इसने यही दिखाया है, और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा सकते थे। आई थॉट के सिंपलेस्ट ही पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या दिखाया है यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि यहाँ से 100 यूनिट आ रही थी और उस 100 में से अर्थ ने 51 एब्जॉर्ब कर ली और 65 टोटल आई थी, 14 आपके एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 65। अब अर्थ ने 34 इसको दे दिया और 14 उसके पास पहले से था, तो 48 हो गया। वो 48 इसने बाहर फेंक दिया और 35 बोला कि ये अल्बिडो हो गई, अल्बिडो हो गई। तो हो गया आपका अकाउंटेड पूरा का पूरा। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। छोटा सा चीज है अर्थ का हीट बजट। तो अर्थ का हीट बजट क्या होता है? अर्थ पे आने वाले इनकमिंग सोलर रेडिएशन और अर्थ से एमिट होने वाली हीट का जो बैलेंस है। तो अर्थ में आने वाले इनकमिंग सोलर रेडिएशन और अर्थ से एमिट होने वाली जो ऊष्मा है वो जो है बैलेंस रहती है, इसलिए अर्थ जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। तो अगर मैं अर्थ को इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपकी अर्थ सरफेस हो गई। अगर नहीं मन नहीं मान रहा है आपका कि आप अर्थ को ऐसे, एटमॉस्फेयर को ऐसे देखना चाहते हैं और सन को ऐसे देखना चाहते हैं, तो ऐसे मान लें, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ऐसे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई और कुछ बाहर से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ये 27 यूनिट, ये 6 यूनिट, ये 2 यूनिट, ओवरऑल 35 यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये ओवरऑल 35 यूनिट है। तो 30% बोलते हैं अर्थ का ओवरऑल एल्बिडो है, लेकिन अर्थ की सरफेस का जो एल्बिडो होता है वो 2% होता है। ठीक है, तो व्हेन वी से कि 30% लाइट जो अर्थ की तरफ आई है वो चली गई बाहर, वो अर्थ तक पहुंची नहीं, तो वो अर्थ सिस्टम का एल्बिडो हो गया एक तरीके से आपका। तो उसमें उसका एटमॉस्फेयर भी इन्वॉल्व है और उसका एक्सोस्फीयर वाला जो पोर्शन है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है,
एंड अब इसमें हम ये बोलते हैं कि ये 14 यूनिट इन्होंने कैप्चर करके रख लिए और 51 यूनिट इन्होंने कैप्चर करके रख लिए। फिर इन्होंने 51 में से इनको ये क्या बोलते हैं 34 इनको दे दिए और 17 इन्होंने बाहर फेंक दिए, और 34 और 14 हो गए 48। तो ये देखो ये भी आपका 100 हो गया, 48 एंड ये हो गया 65, 35 ये था, 27, 6, 2, 51, 14 यूनिट, तो ये भी है 100। तो इनकमिंग कितना है आपका अर्थ की तरफ 100 यूनिट, आउटगोइंग कितना है 100 यूनिट, दैट मीन्स अर्थ का बजट है बैलेंस। ये सिंपलेस्ट हीट बजट का वो है एक्सप्लेनेशन। इसको हम और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन बस आप पर्पस समझिए बताने का, और अर्थ अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर पा रही है इस बात को समझिए। अब कई बार एल्बिडो के बारे में जरूर पूछा गया है आपसे और लोग डर जाते हैं, नाम ही ऐसा है, पहली बार सुन रहे होंगे एल्बिडो। हाँ मतलब जिन्होंने पढ़ाई करी उन्होंने सुना होगा, नहीं तो ऐसा नहीं लगता कोई डरावना नाम होगा एल्बिडो। तो मतलब जायज है आपका डरना, मैं एग्री करता हूँ। तो जो एल्बिडो होता है तो वो देखिए सरफेस की प्रॉपर्टी है एल्बिडो। एक सरफेस पे गिरने वाली लाइट कितना रिफ्लेक्ट होगी और कितना एब्जॉर्ब होगी। तो एक सरफेस पे जो लाइट गिर रही है, व्हेन अ लाइट इज फॉलिंग ऑन अ सरफेस, सपोज दिस इज अ सरफेस, अब ये पानी की हो सकती है, ये रेत की सरफेस हो सकती है, कंक्रीट हो सकती है, आइस की सरफेस हो सकती है, ग्लेशियर की हो सकती है, रिवर बॉडी जो भी है। तो यहाँ पे गिरने वाली लाइट के पास मतलब दो चीजें तो होनी ही होनी है। कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, यानी जितने एंगल पे आई और उतने एंगल पे चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और कुछ इसके अंदर मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी, नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये जो पोर्शन है, मान लीजिए 100% लाइट ये गिर रही है और इसका ये इसका मान लीजिए कि 80 अंदर चला गया, तो 20 क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको ही बोलते हैं अल्बीडो, अल्बीडो ऑफ दिस सरफेस, ऑफ दिस सरफेस। तो आप अपने दिमाग से थोड़ा सा भी जोर डालेंगे तो आप सबका एल्बीडो अपने आप एग्जैक्ट याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। यू शुड नो अप्रोक्सीमेटली एंड यू विल बी एबल टू गैस। मैं आपको बोलूं कंक्रीट और रेत में किसका एल्बिडो ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स आप बताओगे कंक्रीट का ही होगा, राइट। तो कंक्रीट ज्यादा, अब मैं आपको दे दूं, एक मैंने कंक्रीट दे दिया, रेत दे दिया, सैंड दे दिया, और आपको पानी दे दिया, तो ऑफ कोर्स कंक्रीट का ज्यादा, फिर सैंड का, फिर पानी का। हम्म। तो तो ये यहाँ पे एक सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की, मतलब पिक्चर लाने की कोशिश की जो बता दे आपको कि वाटर का एल्बिडो जी बहुत कम होता है। फिर उसके बाद आपके आएंगे जंगल, क्योंकि यहाँ पेड़ हैं, ग्रीनरी है, उनकी वहां से टकरा के जा सकती है। तो ये इस रेंज में हो गया। और एवरेज अर्थ का 30 to 35% बताया था, 30% ऑन एन एवरेज बोलते हैं, क्योंकि वो सिंपलिस्टिक डायग्राम था, दैट्स व्हाई वी वर शोइंग देयर 35, ठीक है। एंड देन कम्स योर सैंड, कंक्रीट होता तो वो इसके बीच में आता, फिर आपकी ओल्ड आइस आती है, फिर आपके क्लाउड्स आते हैं, और फिर आपकी स्नो आती है। फ्रेश स्नो कैन 80 to 90% और 95% जो लाइट होती है उसको फ्रेश स्नो जो है आपकी रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए हिमालयन ग्लेशियर्स जो कि जिनमें हर साल फ्रेश स्नो ऐड होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हिमालय बना, हिमालयन गेस, देखिए नॉर्थ जो आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन के बाद तीसरा सबसे बड़ा आइस सीट कहीं मिलता है तो वो हिमालय में मिलता है। सो द थर्ड लार्जेस्ट आइस सीट अगर आप देखते हो, ये आपका आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, तो ये जो हिमालय है इंडिया में यहाँ पे मिलते हैं। तो हिमालय के ग्लेशियर्स, ये क्या है कि इन्होंने लाइट को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ, कम लाइट रिसीव होने लगी अर्थ को, तो अर्थ का कूलिंग बहुत फास्ट हुआ। तो हिमालय के बनने के बाद अर्थ का कूलिंग बहुत फास्ट हुआ, लाइफ का ग्रोथ फास्ट हुआ। तो हिमालय हैव कंट्रीब्यूटेड, तो हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न नाउ। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, देन दिस एल्बिडो वर्ड आपको लिटरेचर में दोबारा से मिलेगा, किसी भी टेक्स्ट में दोबारा से मिलेगा,
आप भी इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, करना चाहिए, ठीक है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। तो एल्विडो कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही जवाब देने के लिए नहीं, मेंस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो और ज्यादा डिटेल में जानना है तो ये एक पेपर से उठा के डाल दिया यहाँ पे। तो न तो इतना याद कर सकता है, न मैं आपसे उम्मीद करता हूँ याद करने की, न मैं आपसे उम्मीद करता हूँ याद करने की। तो सॉइल को आप भूल जाइए, ठीक है। सैंड को देखिए, तो इसने 15 से 45% इतनी लंबी लिस्ट दे दी, तो वो थोड़ा सा वो हो गया। तो ग्रास, क्रॉप, फॉरेस्ट, तो आप देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है अभी आपके 10 से 15% ही करते हैं, फॉरेस्ट 10 से 15% होते हैं। क्रॉप्स जो होती हैं वो थोड़ा सा ज्यादा, आपके क्रॉप्स को एरिया वाइज देखो ना, पर एरिया में कितने प्लांट्स होंगे, तो क्रॉप्स के बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे, तो वो 18 से 25% कर दिए। और ग्रासेस उससे भी ज्यादा होंगे, तो आपके ग्रासेस ने क्या कर दिया, और 26% के आसपास कर दिया। लेकिन ग्रासेस आपके सवाना टाइप के हुए, लंबे लंबे, तो दे आर एज गुड एज ट्रीज, तो वहां ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो व्हेन आई से ग्रास आई मीन शॉर्ट ग्रास, तो शॉर्ट ग्रास और क्रॉप और ट्री में देखूं तो ग्रास का ज्यादा होगा, फिर क्रॉप का, फिर ट्रीज का। उसी तरीके से वाटर में मुश्किल से 10% हो पाता है, 3, 4, 5% इनफैक्ट, और 1% भी कम, डिपेंड करेगा एंगल पे, बट वाटर्स आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट मच। और स्नो होगी तो अगर आपकी ओल्ड स्नो है तो वो 40-50% कर देती है, फ्रेश स्नो तो आपका 90 to 95%, 80, 90, 95% कर देती है, ठीक है। एंड क्लाउड्स अगर थिक हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, 60 70 80% तक ये भी कर सकते हैं। एंड थिन क्लाउड्स की बात हम नहीं करते, जो सीरस क्लाउड्स होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, तो इनकी क्वांटिटी ही कम है, ये बहुत ही कम मात्रा में, और लाइट इनको इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, तो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो थिन क्लाउड्स की बात ही नहीं होती, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाउड वी मीन थिक क्लाउड, ओके। सो एल्बिडो के लिए फिर अब बेस्ट याद करने के लिए यही सही था कि वाटर, फॉरेस्ट, सैंड और कंक्रीट वॉन्क्रीट आ जाए। तो बेसिकली यू अब सरफेस की नेचर देख के आप खुद ही बता सकते हो कि कौन सा सरफेस कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है, कितना रिजिड है, कितना डेंसली पैक्ड है वो सरफेस, दैट विल डिसाइड। अच्छा, अब दूसरी बात है कि ये तो ठीक है, अर्थ की तरफ सोलर रेडिएशन मूव किए, हीट बजट मैंने बता दिया अर्थ के पास इतना आया, तो क्या ये हीट जो अर्थ को मिली है यूनिफॉर्मली मिली है? नहीं। अगर आप यहाँ खड़े हैं, अर्थ की सरफेस पे अगर यहाँ खड़े हैं आप, तो आप ऐसे खड़े होंगे, यहाँ पे आप ऐसे खड़े होंगे, तो यहाँ पे जो, अगर मान लीजिए सन इज शाइनिंग हियर होंगी, तो सन तो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही माइग्रेट करता है, तो इस एरिया में तो डायरेक्टली सन पड़ सकता है। सपोज करो अभी सन यहाँ पे डायरेक्ट है, तो व्हाट विल बी द, यहाँ पे जो रे होंगी वो स्लांटेड होंगी, आपके सिर पे नहीं आएंगी, आपको ऐसे लगेंगी। इन भाई साहब को ऐसे लग रहा होगा कि भाई कदमों में आ रही हैं, नीचे आ रही हैं, लेकिन दे आर नॉट हिटिंग ऑन द टॉप, सो दे कवर अ मच लार्जर एरिया हियर। इट्स लाइक दैट के मैं आपको सपोज यू यहाँ पे इस एरिया में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, इमेजिन करो। इस एरिया में मान लीजिए ऐसे 6 लोग खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए बाढ़ आ जाएगी, मान लीजिए ये 20 लोग खड़े हो गए, तो आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको, कुछ भी देते हैं, तो हीट इज अ इनकमिंग एनर्जी, तो हु विल बी इन अ कंडीशन, तो इसके इनके पास अबंडेंट होगा और इनके पास हमेशा कमी रहेगी। चाहे खाना दे रहे हैं, मान लीजिए आप 6 लोग हैं, 6 रोटी दे दी, लेकिन यहाँ 50 लोगों को आपने 6 रोटी दे दी, तो क्या होगा, आपस में लड़ेंगे, बोले हमें भी चाहिए। तो इन कौन दे सकता है, जिसके पास ज्यादा है वही दे सकता है, तो दे, तो एक्चुअली में क्या होगा कि यहाँ पे हीट ज्यादा होनी चाहिए और ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अर्थ पे, और दिस इज हाउ इट एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली क्या होगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे हीट ज्यादा है तो यहाँ की गैसेस हीट अप होंगी कि नहीं होंगी, और गैस हीट होगी तो गैस अपनी एनर्जी को लूज करने के लिए ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, अदरवाइज देयर इज नो रीजन गैस किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्यों मूव करेगी,
इट इज नेवर पॉसिबल भाई, अगेंस्ट द फोर्स क्या आप उड़ सकते हैं अपने आप? नहीं उड़ सकते। तो अगर कोई नीचे से आपको ऊपर उठाए तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। तो गैस भी तो वेट रखती है, वो ऊपर क्यों जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी? नहीं जाएगी। तो इफ इट इज फोर्स्ड टू गो इट विल गो। मान लीजिए पानी आपको पाइप से ऊपर पहुंचाना है, तो क्या आसानी से अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से इसको हीट करोगे गैस को, देन ओनली इट विल मूव अप। तो यहाँ पे हीटिंग ज्यादा तो इट विल मूव अप, तो सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर की कंडीशन आएगी। और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कूलिंग हो गई तो एयर को क्या होगा, एयर नीचे बैठने लग जाएगी। तो यहाँ ग्राउंड पे हाई प्रेशर कंडीशन होंगी। तो जो आपका एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं मैं उनको अब एयर बोलूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है आपकी, जो अर्थ से, जो अभी ये बता रहे थे हीट वजह, इतनी हीट आ रही है अर्थ को मिल रही है, एंड दिस इज नॉट कमिंग इन अ सेम प्लेस, एंड दिस इज लीडिंग टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ। और डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ से क्या होगा, गैस कहीं पे कम हो जाएंगी, कहीं पे ज्यादा हो जाएंगी अर्थ के सरफेस पे। जहाँ गैस कम होगा उसे हम लो प्रेशर बोलेंगे, जहाँ ज्यादा होगा उसे हाई प्रेशर बोलेंगे। फिर देखेंगे लो प्रेशर हाई प्रेशर से क्या होता है। लो प्रेशर हाई प्रेशर से कुछ नहीं होगा, विंड पैदा होंगी, विंड पैदा होंगी तो विंड मूव करेंगी, और विंड मूव करेंगी तो कुछ डायरेक्शन में किधर मूव करेंगी, वी विल टॉक अबाउट देम। तो ये जो एयर है, अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर मूव कर दिया तो दे विल मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो एयर गैसेस को बोला जाएगा व्हेन आई से विंड, व्हेन आई से विंड, तो विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। विंड वर्टिकली नहीं चलती हैं अनलेस अंटिल यू फोर्स देम। तो देयर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उनको फोर्स किया जा सकता है। वी विल नो कि कब विंड को ऊपर की तरफ फोर्स किया जा सकता है, अदरवाइज विंड विल ऑलवेज ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। तो ये हाई प्रेशर वाला जोन है, ये लो प्रेशर वाला जोन है सरफेस पे, तो इधर से इधर भागेंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है विंड ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं चल सकती, विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए देयर हैज टू बी सम रीजन, सम फोर्स। तो आपको एयर को फोर्स करना पड़ेगा। तो देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस फॉर द मूवमेंट ऑफ द विंड। या तो आप उसे हीट कर दो, या फिर दो विंड्स को एक दूसरे की तरफ मूव करो और एक को बोलो एक दूसरे पे स्लिप करके जाए, या फिर उसके रास्ते में कोई बैरियर लगा दो तो विंड को ऊपर ही उठना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस देम। बट ये मान के चलो एयर का मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात कर रहा हूँ। विंड दैट मीन्स मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है तो डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। सपोज सन की लोकेशन यहाँ है, तो यहाँ पे रेज जो पड़ेंगी वो डायरेक्ट होंगी, यहाँ स्लांटेड होती जाएंगी, और ये इस तरीके से स्लांटेड होती जाएंगी। ये देखो यहाँ इतना एरिया कवर हो रहा है, यहाँ बस इतना एरिया कवर हो रहा है। ये डेफिसिट, और यहाँ पे भी स्लांटेड रेज गई है, डायरेक्टली नहीं गई है। तो ये जो रेज है बहुत ही ज्यादा एरिया कवर करती हैं, तो यहाँ पे ज्यादा हीटिंग नहीं हो पाएगी, और ये हीट सरप्लस एरिया होगा। तो कौन सा हीट एरिया सरप्लस, कितने तक सरप्लस रहता है हीट और कितने तक डेफिसिट होता है, और सरप्लस से डेफिसिट में डिस्ट्रीब्यूशन से ही सारा के सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना आर द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली। तो बस ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो फिर तो आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा ये एक मैं आपको दोबारा से समझाना चाहता हूँ, हालांकि ये बहुत बेसिक है और सब जानते हैं। ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ की एक्सिस है, और ये अर्थ का एकदम एक्सिस को मैं बीच के दो हिस्सों में बांट दूं तो अर्थ, ये सन की रेज जब यहाँ से यहाँ पड़ती हैं तो बेसिकली दे आर, सन इज शाइनिंग हियर एट 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 साउथ पे। यहाँ पे सन कहाँ एकदम इक्वल, इस पे इसके मिडिल पार्ट पे ही स्ट्राइक करता है। यहाँ सन कहाँ स्ट्राइक करता है आपका, सीधा का सीधा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। और यहाँ कहाँ स्ट्राइक करेगा, दोबारा से एकदम सेंटर पे। तो आप एक बॉल ले लो, उसको ऐसे एंगल से घुमा लो और उसको उठा के ऐसे घुमाते जाओ, बस इसको उसकी एक्सिस को उधर रखो और इसको यहाँ ले आओ, तो ये सन का मूवमेंट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसको इधर ऐसे रखोगे और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ से सेंटर में, लेकिन क्योंकि अगर ऐसे होता तो ये एकदम सेंटर पे होता। मैंने इसको 23.5 नीचे कर दिया है, ये 23.5 वाला पोर्शन जो था
यहाँ आ गया तो ये 23.5 ऊपर होगा। ये जो अस्तवाइल इक्वेटर थी, तो ये तो खैर आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर मैं इसको 23.5 से इंक्लाइन कर देता हूँ, ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये जो अगर मैं इसको इक्वेटर बोलता हूँ तो इक्वेटर आपकी यहाँ है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो सनरेज अब यहाँ पड़ रही है, तो सनरेज यहाँ पड़ रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो सन एक्चुअली में आपको सन मूव नहीं कर रहा है, सन तो अपनी जगह, अर्थ मूव कर रही है। अब अपरेंटली क्या होता है कि भाई रिलेटिव मूवमेंट देखते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि सन कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। भाई ये अर्थ है तो सन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। ये इक्वेटर हो गई, ये 23.5 हो गया, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो विंटर में सन कहाँ होता है, यहाँ पे। फिर आपका मार्च में यहाँ पहुंच जाएगा, जून में यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर आपका सितंबर में यहाँ आ जाएगा। तो जब सन जो है डायरेक्टली इस पे साइन कर रहा है, डायरेक्टली कोई जो है साइन इस पे कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो 50% पोर्शन को कवर करेगा, तो दिन रात बराबर हो जाएंगे, डे एंड नाइट। और जब ये उधर उधर वाले यहाँ पे होगा नदन में, तो मोस्ट ऑफ द नदन पार्ट इज अंदर लाइट, तो यहाँ दिन बड़े हो जाएंगे। और विंटर में आप देखते ही हो कि दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है, तो सन आपका यहाँ होता है। तो कहने का मतलब है ये आपका 23.5 वाले ये पोर्शन में तो सन की रेज डायरेक्टली आ रही है, लेकिन सन की रेज डायरेक्टली तो आ रही है, तो इसका मतलब नहीं केवल यही, इनफैक्ट इससे आगे वाला एरिया भी इससे हीटअप ही होता है। तो यहाँ पे भी एक्सेस है, वहां तक भी एक्सेस जाता है। तो हम ये बोलते हैं 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री साउथ का रीजन जो है वो हीटेड जोन होता है, यहाँ एक्सेस हीट होती है, यहाँ एक्सेस सनलाइट होती है, बाकी में डेफिसिट होता है। ठीक है। सो ऑल मैं अगर एनुअल हीट रिसीव्ड बाय अर्थ देखता हूं, तो वी फाइंड दैट ये जो आपका 37 डिग्री से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच वाला रीजन है अर्थ का, ये वाला रीजन जो है आपका हीटेड जोन है। हीटेड जोन, टॉरिड जोन बोल दो, हीटेड जोन बोल दो, और ये डेफिसिट जोन है। उसके बियॉन्ड जो है वहाँ हीट डेफिसिट है। अगर बैलेंस बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन वाले रीजन में, देन ओनली अर्थ विल बी इन अ ऑलमोस्ट बैलेंस। सो अर्थ का ये हीट डिस्ट्रीब्यूट, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो इक्वेटर के पास में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा हीट है। अगर यहाँ पे हीट है तो हीट ज्यादा होने की वजह से यहाँ की एयर हीटअप होगी कि नहीं होगी। एयर हीटअप होगी तो एयर ऊपर राइज करेगी कि नहीं करेगी। एयर को आपने हीट कर दिया तो ये ऊपर राइज करके अपनी जो है एनर्जी लूज करेगी। जैसे पानी गर्म करते हो तो स्टीम जो है ऊपर की तरफ भागती है, ठीक है, और उनकी एनर्जी बढ़ा दी आपने। गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंक्रीज्ड, सो दैट इट विल मूव टुवर्ड्स अप। तो कोई भी चीज को हीट करते हो तो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, अभी इस एनर्जी को लेके भागेंगे, खत्म करके आएंगे, कम करेंगे, दे वांट देयर स्टेबिलिटी बैक। तो यहाँ पे जो हो क्या होगा, गैसेस राइज करेंगे, तो जो गैसेस विल राइज, ये एयर जो होगी। और डेफिसिट रीजन में क्या होगा, उनकी एनर्जी आपने और खींच ली, तो आपने उनको बोल दिया कि नीचे बैठ जाओ चुप। जब आप में एनर्जी नहीं होती है, बहुत कम होती है, बीमार होते हैं, तो क्या करते हो, आप भी पड़े रह जाते हो बेड पे। तो सेम इज विद देम आल्सो, दे डोंट हैव एनर्जी सो दे फॉल डाउन। If you do give them more energy, they will keep on walking and they will go long distances. Okay, so this is surplus zone, ये आपको हीटेड जोन है। ये अब हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे होगा ट्रांसफर, तो दो तरीके होंगे ट्रांसफर करने के। विंड्स के थ्रू, विंड्स क्रिएट होंगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, वो जहाँ से गैसेस जो है उन्होंने वार्म किया हुआ है, वो यहाँ से हीट को लेके जाएंगे और बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोल्डर एरिया में। और दूसरा होता है ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स तो ओशियनोग्राफी में पढ़ लेंगे, लेकिन ओशियन करंट भी क्या करेंगे, यहाँ से हीट लेके जाएंगे और उधर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उधर से कोल्ड करंट लेके इधर आके मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो विंड्स भी ऐसा करेंगी, उधर से कोल्ड विंड्स जो है इधर आके थोड़ा बहुत इधर दे देंगे और इधर से वार्म वाली उधर ले जाके हीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हीट डिस्ट्रीब्यूशन की फिनोमेना चलेगी अर्थ की सरफेस पे।
जिनको आप विंड्स के नाम से जानोगे, और विंड्स क्रिएट होंगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है आपका अर्थ की डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से, अर्थ की डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से, राइट। तो बेसिकली अगर अच्छा, हाई प्रेशर लो प्रेशर तो आप सब समझ रहे हैं। देखो मान लीजिए ये एक बॉक्स है, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है। अगर इसके अंदर इतनी ज्यादा गैसेस हैं तो ये हाई मतलब, और इसके अंदर ये है बस, तो ये डेफिनेटली हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए और इस वॉल्व को अगर मैं टाइट कर दूं कैसे भी, अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो क्या होगा, गैस इधर से दौड़ के जाएगी इधर की तरफ। आप गैस का सिलेंडर घर में रखा होता है, उसमें भी क्या होता है, जैसे ही आप नॉब खोलते हो गैस बाहर की तरफ भागती क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रेशर है। लो प्रेशर होता तो कुछ नहीं आता और ऊपर से नीचे चला जाता। अगर डिपेंड करेगा कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ बहुत ज्यादा हाई प्रेशर था, दैट इट मूव्स अप। तो ये अगर गैसेस में अगर गैस लेयर्स को देखा जाए, गैस लेयर को देखा, क्योंकि गैस ओपन स्पेस है, एक कंटेनर नहीं है। गैस एक ओपन स्पेस में है, आपका एटमॉस्फेयर जो है, एक एटमॉस्फेयर जो है आपका इस टाइप का लेयर है अराउंड अर्थ। ये अर्थ हो गई, तो एटमॉस्फेयर में तो गैसेस ऐसे हैंग कर रही हैं। तो बेसिकली अगर गैसेस का, अगर ये गैस अर्थ की सरफेस पे कहीं पे अगर यहाँ लो प्रेशर होता है तो इधर से इधर मूव करेंगे। ये लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर का मतलब यहाँ गैस की कमी हो गई, तो ये इधर वाला ऑफ कोर्स हाई प्रेशर हो गया, तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट। तो जब हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो तो दे विल मूव हॉरिजॉन्टली। तो विंड्स बेसिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ विंड्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही होता है, उसे बोलते हैं आप विंड। तो इक्वेटोरियल रीजन पे ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, राइट। हीटिंग ज्यादा होगी तो व्हाट विल हैपन, the gases will have more energy. Because of more energy they will move up and they will lose this energy. तो जब गैसेस मूव कर गई किसी जगह से, गैसेस तो वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं होगा। वैक्यूम का मतलब होता है कुछ ना होना। वैक्यूम क्रिएट होने की प्रोसेस का मतलब उससे गैसेस चली जाना, कम हो जाना। तो ये लो प्रेशर रीजन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएंगी तो ऊपर जाके धीरे धीरे ये एनर्जी होती जाएंगी, तो नीचे से आती जा रही है तो ये इकट्ठी होती जाएंगी। अब जब हाई एनर्जी हाई, अब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई, अब क्या करेंगे, हाई प्रेशर पे डाइवर्जेंस होता है। तो कोई भी गैसेस जो होती है अगर लो प्रेशर जनरेट हुआ है तो दे विल चारों तरफ से इसकी तरफ भागेंगी गैसेस। और कहीं पे हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से लो प्रेशर जिधर दिखेगा उधर गैस विल स्टार्ट मूविंग। गैस विल स्टार्ट मूविंग इन ऑल दोज डायरेक्शन वेयर एवर देयर इज अ लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर यहाँ पे, अब गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने लग गया, तो देन इट क्रिएटेड हाई प्रेशर, और क्योंकि सराउंडिंग प्रेशर लो हो गया है तो इट विल मूव टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो ये तो एक चीज समझ में आ रही है हमें, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी अर्थ की सरफेस पे कुछ देखिए यहाँ पे तो लो प्रेशर आप जस्टिफाइड ही है कि यहाँ से ऊपर राइज हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जस्टिफाइड है क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन है, तो सारा का सारा जो है ऊपर से जो है एयर जो है नीचे बैठ जाएगा। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गैसेस को मूव करना चाहिए, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहिए, और यहाँ पे भी उसी तरीके से हाई प्रेशर और इनको मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और बीच में हाई प्रेशर बेल्ट आती है, तो वी विल एक्सप्लेन दैट। तो बेसिकली अर्थ को हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बेल्ट में बांटने का काम किया है इस डिफरेंशियल हीटिंग में। और इससे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो एयर थी, this because of pressure difference it start moving in different directions। अब तो ओके, सो ये जो आपकी एयर है इट स्टार्टेड मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस।
पता नहीं क्या बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इसमें। तो अब आज मैं आपको प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू प्रेशर बेल्ट टुडे, बट इतना तो मतलब आप क्या, सॉरी, इतना तो आपको लगता ही है कि कम से कम ये जो रीजन है ये लो प्रेशर वाला होगा और पोल वाला रीजन जो होगा वो हाई प्रेशर वाला रीजन होगा। अचानक से क्या हो जाता है कई बार। सो अच्छा, अब मतलब आपको ये लगने, ये यहाँ ज्यादा हीटिंग हो रही है तो ये लो प्रेशर रीजन होगा, और यहाँ बहुत ज्यादा कूलिंग हो रही है तो हाई प्रेशर रीजन होगा। हाई प्रेशर रीजन, ये लो प्रेशर रीजन, इतना तो है। यहाँ अर्थ ये एयर राइज अप होगी और यहाँ एयर सिंक होगी। सिंक होगी मतलब बैठेगी नीचे ऊपर से, तो यहाँ एयर नीचे बैठ जाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रोपोस्फेयर की जो लिमिट थी, पोल्स पे जो है हाइट उसकी कम थी, और यहाँ पे ये ट्रॉपिक्स पे इक्वेटर पे मैं बोला कि ये 20 किलोमीटर भी जा सकती है, यहाँ पे 6 से 8 किलोमीटर भी हो सकती है। तो इसलिए ट्रोपोपॉज की 8 से 18 किलोमीटर या 8 से 20 किलोमीटर या 6 से 20 किलोमीटर की ऑलमोस्ट थिकनेस, जो 6 से किलोमीटर की डिस्टेंस जो बता रहे थे ट्रोपोपॉज की, वो इसी कारण थी। ठीक है, इसी कारण थी। अभी आपको बीच वाली बेल्ट के बारे में कुछ नहीं जानना है, बस अब मैं आपको, अब इतना है कि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर, तो इधर विंड चलनी चाहिए आपको, राइट। ये तो अब एक कॉमन सा फीलिंग आता है। देन इन बिटवीन समथिंग इफेक्ट विल कम इन, कोरियोलिस इफेक्ट, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है। वो इस कारण से क्योंकि आप मूविंग अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, तो देन वी विल डिस्कस दैट। तो ये अर्थ पे बेसिकली जो है आपकी प्रेशर बेल्ट बन जाएंगी 7। आपने उम्मीद की थी 3, लेकिन 2 और बेल्ट आ गई एक्स्ट्रा। तो ये आपका हाई प्रेशर हो गया, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर ये जो है ये आपका हाई प्रेशर आ जाएगा, यहाँ लो प्रेशर आ जाएगा, ये हाई प्रेशर आ जाएगा, ये लो प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट देम, नॉट टू वरी कि ये प्रेशर बेल्ट्स क्या है। लेकिन ये जो एयर है, एयर आपकी यहाँ पे हीटिंग की वजह से राइज हुई है। तो एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में हल्का सा बताता हूँ मैं कि ये एयर क्यों किस तरीके से अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है, बिकॉज इसको हीट किया गया। और कब कब एयर राइज हो सकती है आपकी, व्हेन इट कैन, सो बेसिकली यहाँ पे इतना ज्यादा इंटेंस हीटिंग होता है, इतना ज्यादा इंटेंस हीटिंग होता है कि ये एयर जो है बहुत ऊपर तक चली जाती है। ऊपर वाला हिस्सा तो इसका ये एक्चुअली फ्रोजन आइस ही होता है, फ्रोजन आइस होता है एकदम व्हाइट। ये जो फ्रोजन आइस होता है इतना ज्यादा ऊपर तक चला जाता है, इनफैक्ट ये ट्रोपोपॉज को क्रॉस कर जाता है। तो इक्वेटर वाले रीजन में ये एक्चुअली क्या है, ये इसको बोलेंगे कि ये ऊपर मूव कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। व्हाट जो आपके एयर है, एयर के अंदर मॉइस्चर भी है, अभी ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे, मॉइस्चर भी है। सो मॉइस्चर इज आल्सो गोइंग अप एंड मॉइस्चर कंडेंस होकर क्लाउड वगैरह बन रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि इस तरीके मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मूवमेंट बोलते हैं आपको। तो एक कन्वेक्शन की वजह से जो है यहाँ से हीटिंग हो रही थी, तो इसकी वजह से एयर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि ये एयर इधर से आ रही थी, ये थोड़ा सा इधर इक्वेटर की तरफ से आ रही थी, ये वार्म एयर थी, और इधर से ये कूल एयर आ रही थी। तो कूल एयर जो होती है वो मैं बताऊंगा अभी, एयर पार्सल्स की प्रॉपर्टी बताऊंगा, एयर मासेस को पढ़ेंगे बाद में इन डिटेल। बट ये जो एयर है आपकी, कूल एयर जो है ग्राउंड के पास होती है, इसकी हाइट कम होगी, ये वार्म एयर थोड़ा सा ऊपर होगी। तो अब ये जो है वार्म एंड कूल एयर जो है मिक्स नहीं होती है। एयर बहुत बैड कंडक्टर है हीट का, दे वोंट मिक्स इजीली। ये क्या है, स्लाइड करने लग जाती है एक दूसरे के ऊपर, इसको बोलते हैं फ्रंटल मूवमेंट। फ्रंटल बोल दो या साइक्लोनिक भी बोल सकते हो। तो साइक्लोनिक केवल वो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला साइक्लोन ही नहीं होता, एक टेम्परेट साइक्लोन भी होता है। टेम्परेट साइक्लोन फ्रंटल नेचर के होते हैं, उनको भी साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास अबाउट साइक्लोन्स। तो ये साइक्लोनिक है। तो एक
यहाँ पर रेनफॉल होती है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। ऐसे रीजन में जो रेनफॉल होगी इन क्लाउड्स की वजह से उसको क्या बोलोगे आप? साइक्लोनिक रेनफॉल, क्योंकि अलोंग द फ्रंट ये जो है ऊपर पुश कर दिया गया और फ्रंट बना तो दैट मीन साइक्लोन बना, तो साइक्लोनिक रेनफॉल हो सकती है आपकी दूसरी। और तीसरी आपकी तब आ सकती है एयर को, तो एयर यहाँ पे फोर्स की गई इसके द्वारा लिफ्ट करने के लिए, या हीटिंग ने एयर को फोर्स किया लिफ्ट करने के लिए। एंड तीसरा ये हो सकता है कि एयर चली आ रही थी मस्ती से, अब यहाँ आगे रास्ते में पहाड़, तो क्या करेंगे, इसके पास कोई चॉइस है? इट हैज टू राइज। तो ये जो राइज होगी तो ये एक तीसरा कारण होता है। इसको अगर ऐसे राइज होता है तो ऊपर जाने पे एक्चुअली कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है। एंड नीचे आने पे इसका हीटिंग होता है, कंप्रेशन होता है, और कोई रेनफॉल नहीं होती है। तो ये इसकी जिस तरह से हवा आ रही थी, हवा की तरफ विंड वार्ड हो गई, विंड की तरफ है, विंड इधर से आ रही है, इसको बोलते हैं ली वार्ड या शैडो रीजन है, यहाँ छाया एक तरीके से ये कह सकते हो, शैडो रीजन हो गया। तो यहाँ कोई बारिश नहीं होगी, इसको ली वार्ड साइड बोल दिया, इसको विंड वार्ड साइड बोल दिया। तो विंड को आप फोर्स करोगे तभी ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी। जब आप एयर को फोर्स करोगे देन ओनली इट विल मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, अदरवाइज तो तीन कारण है आपके, एक तो हीटिंग से, तो आप जब मैं रेन पढ़ाऊंगा तो तीन ही तरह की रेन पढ़ोगे आप, कन्वेक्शन रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो माउंटेन बिल्डिंग को, मेकिंग ऑफ बिल्डिंग को क्या बोलते थे? ओरोजनी नहीं बोलते थे, तो माउंटेनस फीचर्स को ओरोग्राफिक फीचर्स बोलते हैं। और विंड के रास्ते में कोई ओरोग्राफिक फीचर आ गया तो उसकी वजह से जो रेन हो रही है वहां पे, तो उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अंग्रेजी का शब्द है तो इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। तो एक तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी जो ऐसे रीजन्स में मिलेगी आपको, एक फ्रंटल होगी जो साइक्लोनिक बोल दो या फ्रंटल बोल दो, क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, तीसरा ओरोग्राफिक। तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से एयर अपलिफ्ट हो सकती है। ये दैट मींस एयर आपस में मीट हुई और एयर यहाँ पे अपलिफ्ट हो गई, ज्यादा हीट हुई, लो प्रेशर वाला रीजन हुआ तो हीट हुई तो ऊपर उठ गई, और या मीट हुई तो इट इज फोर्स टू मूव अप। एंड थर्ड, उसके रास्ते में कोई आ गया तो इस वजह से ये मूव, अदरवाइज एयर विल नेवर मूव अप अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। तो एयर पार्सल जब मूव करता है तो एयर पार्सल की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ये मानिए अब मैंने प्रेशर बताया था आपको, तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा कि अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर होता है, अब इसको जस्ट रिवीजन है आपका दोबारा से, कि ये अगर अर्थ की सरफेस है और ये 5.6 डिग्री 5.6 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 31 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 50% एटमॉस्फेयर रह जाता है, यहाँ 90% गैसेस इसके नीचे रह जाती हैं, और यहाँ 99% गैसेस इसके नीचे रह जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे अर्थ का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अगर एसआई यूनिट में बताना चाहते हैं आप, तो आप पास्कल में बनाते हैं, 101325 पास्कल। पास्कल का मतलब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर प्रेशर को बार में बताना चाहते हैं 1.01325 बार होता है। मिली बार में बताना चाहेंगे वो हम जनरली 1013.25 मिली बार, 1013 मिली बार बोल देते हैं। अब 1000 मिली बार के आसपास देख लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम भी बोल सकते हो आप उसे, तो वो तो 1 एटीएम ही हो गया। तो अगर तो ये जो 1013 मिली बार है, तो ये कोई इसके 50% रह जाएगा यहाँ पे, या 5, अगर ये 1000 है तो यहाँ 500 मिली बार ही होगा, तो प्रेशर इतना ही होगा। यहाँ 100 90% इसके नीचे है, बस 10% ऊपर है, तो 1000 का 10% कितना हो गया? बस 100 रह जाएगा। तो 100 मिली बार यहाँ होगा, अगर ये यहाँ पे 1000 मिली बार है तो ये 500 मिली बार प्रेशर होगा, ये इतना प्रेशर होगा, और यहाँ 10 मिली बार होगा, ठीक है, 10 मिली बार होगा। तो आप देख रहे हैं कि एयर का प्रेशर जो है ऊपर जाने पे कम हो रहा है। अब सपोज करो मैं यहाँ से एक एयर का टुकड़ा है पी से, उसको मैं फोर्स करूं ऊपर उठने के लिए,
तो फोर्स करोगे 3 तरीके से, या तो ओवर हीट कर दो, या एक कोल्ड एयर और वार्म एयर की मीटिंग करा दो तो वार्म एयर ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी, या फिर आप ऐसा कर दो कि कोई ओरोग्राफिक फीचर आ जाए, माउंटेन आ जाए, तो इसको क्या होगा, मजबूरन इसको ऊपर जाना पड़ेगा। ये एयर पार्सल जैसे ही मूव करेगा, तो एयर बहुत ही बैड कंडक्टर है हीट का, जैसे ही मूव करेगा, मान लीजिए यहाँ से उठा के आपने यहाँ डाल दिया, तो इसके साथ क्या दिक्कत है कि ये अंदर में क्या था 1000 मिलीबार प्रेशर, और बाहर में कितना हो गया 500, तो अंदर में हाई प्रेशर, तो ये क्या करेगा, ये इसको, लेकिन ये एयर जो है मिक्स नहीं हो सकती, ये बाहर की यहाँ की एयर और अंदर की एयर अलग अलग है, तो जब मिक्स नहीं होगी तो क्या होगा, अंदर में हाई प्रेशर है, इट विल एक्सपेंड। ऐसे एक्सपेंशन को जहां बाहर से कोई मतलब नहीं है, कोई हीट नहीं लेते हैं, आप उसको बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, आपने बाहर से हीट नहीं ली, क्योंकि आप एयर जो है कंडक्ट ही नहीं करती है हीट, तो ये क्या करेगी, बिकॉज ऑफ अंदर हाई प्रेशर है इसका, तो ये जो है जब अपना एक्सपेंड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ गया है इसका, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया इतने से, अब ये यहाँ पे इतना एक्सपेंड हो गया, तो वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में इसने एनर्जी तो खर्च की होगी, और इस एनर्जी को खर्च करने में जब एनर्जी इसकी कम होगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर कम हो गया तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो कंडेंस हो सकता है। अच्छा, मैं अभी रिलेट ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन को नहीं बताया है, बट ये मान के चलो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जो आपका एयर पार्सल्स होगा उसके अंदर जो है वो सैचुरेट होता जाएगा, और बियॉन्ड सैचुरेशन पॉइंट वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एयर पार्सल, ये जो एक एयर पार्सल लिया मैंने, इफ इट इज मूविंग अप, तो ये अगर मूव करता है ऊपर की तरफ, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो 30 से कितना आ गया 20, और वॉल्यूम क्या हो गया इसका, बढ़ गया, ये इतने से अब इतना हो गया। अब वॉल्यूम बढ़ाने में जो एनर्जी लगी इसने खुद से लगाई, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और ये इसने खुद से ताकत लगा के किया है। अब इसका धीरे धीरे अब क्या होगा, ये अगर ये इसका एक्सपेंशन हो गया, तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर हो गया, तो ऊपर का यहाँ प्रेशर कम था, यहाँ प्रेशर ज्यादा था, तो इस वजह से ये एक्सपेंड हुआ इक्विलिब्रियम में। इसे और ऊपर भेज दोगे तो क्या होगा, फिर से और एक्सपेंड होगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा, और तब तक एक्सपेंड होगा जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर न हो जाए, क्योंकि ये तो नीचे वाली एयर थी ना जी, और ये मिक्स होगी नहीं। जब ये मिक्स नहीं होगी तो क्या करेगी, तो इसको एक्सपेंड होना पड़ेगा, एक्सपेंशन में एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी के वजह से इसका तापमान कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम, एयर का पार्सल जैसे जैसे मूव करता है ऊपर की तरफ, इसका तापमान कम होता जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, एक्सपेंशन, तापमान कम होने की वजह से यहाँ पे इसमें जो ड्रॉप्स होंगी वो कंडेंस होने लगती हैं, जो मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर होगा, वो कंडेंस होने लगेगा धीरे धीरे, और वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाएगा, और इन्हीं ड्रॉपलेट्स से जो है आपके क्लाउड्स बनेंगे। तो बताएंगे क्लाउड ड्रॉपलेट्स का साइज कितना होता है। तो क्लाउड के अंदर जो वाटर की क्लाउड्स क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स विच आर हैंगिंग इन द एयर, विच आर हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो आपके जो सर के बाल होते हैं, एक बाल का जो साइज होता है वो 75 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोन बोल दो, माइक्रोमीटर बोल दो, 10 टू पावर 75 इंटू 10 टू पावर -6। और क्लाउड के अंदर जो एयर की ड्रॉपलेट, एक इंडिविजुअल ड्रॉपलेट घूम रही होती है, उसका साइज क्या होता है, ड्रॉपलेट का साइज, उस जो क्लाउड के अंदर जो ये जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो है आपके, जो मॉइस्चर जो कंडेंस होके बना रहा है, ड्रॉपलेट्स जो बना रहा है, उसका साइज क्या है 10 माइक्रोमीटर। तो इतना इतना छोटा है, इसलिए ये आसानी से हैंग कर सकता है। दे कैन हैंग, दे कैन फ्लोट इजीली, and they are in huge numbers, so they look like white clouds. ठीक है, they look like clouds, so they hang together, they can hang because the size is very small, but जब ये आपस में कोलैप्स कर करके मिल के बड़ा साइज बना लेते हैं, अब they can no longer hang, जब हैंग नहीं कर पाते, साइज बड़ा हो जाता, they fall as a rain। अच्छा, अब मान लीजिए यही सपोज एयर मैंने, अब रास्ते में पहाड़ आ गया, ऊपर भेज दिया, अब ये एयर जो है इधर कैसे ऊपर टेके,
ये नीचे की तरफ मूव करने लगे। अगर इसको मैं नीचे मूव करता तो ये जो पार्सल है इसके अराउंड जो अंदर में तो इसके क्या है, ऊपर में प्रेशर अंदर में प्रेशर बराबर था, तो ये लो प्रेशर वाला, ये देखो अगर ये अगर अपोजिट करते हैं इसका, एयर पार्सल जो है अगर अपोजिटली मूव करे, एयर पार्सल अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से अगर नीचे की तरफ आया कोई एयर का पार्सल, ये नीचे की तरफ मूव किया, तो यहाँ पर प्रेशर तो आपका क्या था, ऊपर में मान लेते हैं कि आपका प्रेशर जो है 10 मिलीबार था और यहाँ पे 500 मिलीबार है, तो इसके अंदर भी 10 मिलीबार रहा होगा, ये भी 10 मिलीबार वाला है और ये 500 मिलीबार है, तो ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर देगा, बोले कि हटाओ, तो ये अपना वॉल्यूम कम कर लेंगे, बोले कि हाँ भैया हम भी अपना प्रेशर 500 मिलीबार कर लेते हैं तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे, बोले कि हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ रहना है तो हमारी तरह रहना होगा। तो ये भाई साहब सिकुड़ के हो गए, इतने 500 मिलीबार प्रेशर कर लिया। अब जब इनको सिकुड़ के 500 मिलीबार प्रेशर अंदर हो गया तो इनका वॉल्यूम होगा छोटा, जब वॉल्यूम छोटा हो गया तो इनका तापमान जाएगा 100, टेम्परेचर इनका बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इनकी मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि ह्यूमिडिटी पहले बता देना चाहिए था, ठीक है। तो ये कभी रेन नहीं करा पाएंगे, तो ये और गर्म होते जाएंगे, और गर्म होंगे तो कूलिंग होना जरूरी है रेन के लिए, तो ये रेन शैडो रीजन में बारिश की बूंद नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपका जैसे एयर पार्सल ऊपर का मूव करता है तो एक्सपेंड होगा, कूल होगा, नीचे आएगा तो कंप्रेस होगा एंड वार्म होगा। तो आपने देखा कि भाई इसका एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना छोटा सा इतना बड़ा हो गया और ये इतना बड़ा, और एक्सपेंशन में इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो दैट मींस टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, अपनी खुद की एनर्जी से हुआ है, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा एंड इट विल गेट कंप्रेस्ड एंड इट विल गेट वार्म एंड इट विल नेवर शो एनी। तो जो एयर पार्सल ऊपर करता मूव करता है तो ये शब्द आपको आएगा एडियाबैटिकली, तो मैंने बता दिया, बाहर से कोई हीट लेना देना नहीं है, एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट कंडक्ट नहीं करेगी इतनी आसानी से, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कूलिंग। तो ये जो एयर आपकी एक्सपेंड हो रही है जो मूव की है ऊपर की तरफ, माइंड यू आई एम टॉकिंग अबाउट एयर पार्सल विच इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव अप, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एयर पार्सल जो कि फोर्स किए गए मूव अप करने के लिए। तो इन्हीं की वजह से जो है आप आपके सारे क्लाउड्स और रेनफॉल और सारी फिनोमेना एक्सप्लेन की जा सकेंगी, और प्रेशर जो है सारी की सारी विंड्स को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो राइजिंग एयर एक्सपेंड्स यूजिंग, ठीक है ये तो बता ही दिया मैंने, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन। अच्छा, ह्यूमिडिटी एक लास्ट चीज है, और उसके बाद विल क्लोज दिस चैप्टर, और उसके बाद कल जो है आपका जो मेजर पार्ट जिसे आप अभी तक क्लाइमेटोलॉजी समझते आए थे, प्रेशर बेल्ट, कोरियोलिस फोर्स एंड देन आपके रेन, ऑलरेडी रेनफॉल आपको पता ही चल गया, साइक्लोनिक रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल, और जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, पानी किस किस फॉर्म में गिर सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है, और ये चीजें, और फिर उसके बाद आपके जब ये हो जाएंगे तो और विंड्स कवर हो जाए, प्रेशर एंड विंड्स कवर हो गए, देन अकॉर्डिंगली वी विल टॉक अबाउट जेट स्ट्रीम्स, वो इसी का पार्ट है। जेट स्ट्रीम्स ये कवर हो जाएंगे, देन यू विल टॉक अबाउट जेट स्ट्रीम्स ही आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एयर मासेस को बताएंगे, एयर मासेस एंड साइक्लोन्स, और उसमें टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, और उसके बाद क्या बचा है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वर्ड का, और इन जनरल आपके एटमॉस्फेयर का क्या देन है। इनफैक्ट अब जस्ट लेट्स डिविएट स्मॉल फ्रॉम योर टॉपिक, बिकॉज एटमॉस्फेयर तो आपका कवर हो ही चुका है। अगर ये लेयर नहीं होती तो इस लेयर में ओजोन है पहली बात, इस लेयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, ये लेयर नहीं होती तो क्या अर्थ की कूलिंग इतनी फास्ट हो पाती, नहीं हो पाती, और अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसने इसे हैबिटेबल बनाया वाटर सब फॉर्म में, और रेनफॉल और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है
वो इसकी वजह से चलता है। और अर्थ का जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसकी वजह से होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो एटमॉस्फेयर हीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसकी वजह से फ्रेश वाटर मिलता है। और ये जो एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबल टेम्परेचर देगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर नहीं होता तो -15 होता। ऑक्सीजन जो लाइफ लिविंग गिविंग लेयर है जिसकी वजह से हायर लाइफ फॉर्म, ओजोन जिसने के हार्मफुल यूवी को रोक रखा है। तो so many things are there which is because of the atmosphere. So when you talk about atmosphere you talk about these things. एटमॉस्फेयर का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस, हालांकि दिखता एक छोटा सा लेयर है? आप देखोगे तो आपको बस एटमॉस्फेयर क्या दिख रहा है, इतना सा एटमॉस्फेयर दिख रहा है। दिस इज द एटमॉस्फेयर योर, दिस वेरी स्मॉल लेयर इज सच अ ह्यूज लेयर इन टर्म्स ऑफ अ लाइफ ओवर, दिस इज वेरी यूनिक टू अर्थ। अर्थ का जैसा एटमॉस्फेयर है वो कहीं का नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग्स कम्स ह्यूमिडिटी। तो अब आपकी अभी तक हमने जो आपको एयर कंपोजिशन बताया था और या गैस कंपोजिशन ऑफ योर एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर गैसेस को आई एम यूजिंग अ कॉमन वर्ड एयर, ठीक है। तो आई वाज टेलिंग दैट कि भाई वाटर का जो परसेंटेज है इट कीप्स ऑन वेरिंग, परसेंटेज जो है वाटर का इट कीप्स ऑन वेरिंग। तो इसका परसेंटेज कहीं पे कुछ होता है कहीं पे, इसलिए वी हैव नॉट इंक्लूडेड इनटू। जब हमने 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.04% CO2 की बात की आपसे, तो आई डिडंट टॉक अबाउट दैट। ग्रीन हाउस गैसेस को अलग से किसी दिन डिस्कस कर लिया जाएगा, क्योंकि कौन सी गैस ग्रीन हाउस होगी कौन सी नहीं होगी देख के कैसे बताओगे ये नहीं होगी ये नहीं होगी, इनमें से ये तीनों नहीं है तो कोई भी डाई एटॉमिक गैस नहीं होगी, ठीक है। कोई H2 बोले या मोनो एटॉमिक गैस, कोई हीलियम वगैरह, ये नहीं होंगी, कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ये सन से एमिट हो, तो जो अर्थ की सरफेस से एमिट होने वाले जो रेडिएशन उनको स्टॉप कर सके। बाकी उसके अलावा 3 मॉलिक्यूल जहाँ पे देखें आप एकदम आंख बंद करके मान लो वो सब ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो एनीवे उनको अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा, वो छोटी सी केमिस्ट्री है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है लाइट मतलब मॉलिक्यूल का, वो उससे लिंक्ड है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अभी के लिए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडिटी क्या होती है, पहले लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी। अच्छा मैंने डाला ही नहीं क्या ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो अब आपकी एयर है, मैं बताया था, ये तो ड्राई कंपोजिशन बताया था आपको। तो एयर इज आल्सो हैविंग मॉइस्चर, इसके अंदर वाटर वेपर है कि नहीं है? H2O तो है ही, हर वोल्केनिक इरप्शन में जो है H2O निकलता ही है। तो वाटर वेपर इज पुट इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन रेन आल्सो हैपेंस, ये वाटर वेपर ही है बेसिकली। और जब हीटिंग होगी तो ऑफ कोर्स ये जो है वाटर जो है इवोपरेट करता है, आपके इवोपरेशन हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, तो वाटर वेपर वेरी करता है। तो वाटर वेपर भी एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो योर एयर इज हैविंग मॉइस्चर, तो ये एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है यही आपकी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द एयर। तो मैं 1 मीटर क्यूब एयर ले लूं, उसके अंदर कितना वाटर है वो उसकी ह्यूमिडिटी है। अब ये लेकिन काम की नहीं है ज्यादा, मतलब इसको हम बोलते हैं कि भाई अगर आप इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब बताओगे तो उसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोल देंगे, और वॉल्यूम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब बताओगे तो हम उसे बोल देंगे ह्यूमिडिटी बोल देंगे, नॉर्मल ह्यूमिडिटी। तो उसको लेकिन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कि भाई ये एयर कितना होल्ड कर सकती थी और कितना होल्ड कर रही, दैट टर्म इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो चलो ह्यूमिडिटी को कल ही कवर कर लेंगे इन डिटेल। सो ह्यूमिडिटी कवर होने के बाद यू विल नो ह्यूमिडिटी का मतलब बस ये समझ लो। अब
रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी ये क्या होगा, ये कम ह्यूमिड होगा, ये ज्यादा ह्यूमिड होगा, राइट। और ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ परेशानियां, कुछ नुकसान भी होते हैं, और कितना वाटर है क्या है, और टेम्परेचर के साथ उसका क्या वेरिएशन होता है। और ह्यूमिडिटी, क्योंकि इवोपरेशन जो है ऑल टेम्परेचर्स पे होता है, इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण बोलते हैं पानी का, और पानी वाष्प बनकर हवा में चला जाता है, हवा के अंदर कितना पानी किसी जगह पे हैंग कर रहा है वो उसकी ह्यूमिडिटी है। उसको आप जो है ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करके साइक्रोमीटर बोल दो या हाइग्रोमीटर, उससे मेजर करते हो। तो इसको कल ह्यूमिडिटी से स्टार्ट करके ह्यूमिडिटी हो जाएगा कल, तो उसके बाद देन वी विल जंप टू, देन यू अंडरस्टैंड द, अब ह्यूमिडिटी को अंडरस्टैंड करते तो उसके बाद एयर पार्सल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी है। अब जब मैं एयर राइज होगी तो कूल होगी, क्या होगा वो सब बता दीजिए। तो प्रेशर, विंड बेल्ट, विंड्स, प्रेशर, विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, तो वो डायरेक्शन जो होंगी वो सब आ जाएंगी इसी में। एंड अदर थिंग्स जो मैंने बोली है वो कल की क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। कल संडे है तो गेट रेडी फॉर अ बिट लॉन्गर क्लास, बट कल इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मोस्ट ऑफ द जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन है दैट विल बी ओवर टुमारो, वो उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास और, तो हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाए आपका। और आई थिंक 5 6 क्लासेस आर नॉट टू मच फॉर अ चैप्टर लाइक क्लाइमेटोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Class timing will be the same.